हेलो एवरीवन, ये एपेक्स क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी में अगला टॉपिक परावर्तन, और उसके बाद पढ़ेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो देखते हैं सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन क्या चीज़ है? तो प्रकाश किरणें अगर किसी चमकीली सतह से टकराकर, चमकीली सतह पर परावर्तन अधिक होता है, दूसरी सामान्य वस्तुओं पर परावर्तन कम होता है, लेकिन होता सभी वस्तुओं पर परावर्तन है। केवल एक ब्लैक बॉडी कृष्ण वस्तु ऐसी है जो 100% कृष्ण वस्तु है, उस पर परावर्तन नहीं होता है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसे कृष्णिका माना जा सकता है। कृष्णिका मतलब ऐसी वस्तु जिसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो पूरा का पूरा भाग अवशोषित हो जाता है, परावर्तित नहीं होता है। अब देखते हैं परावर्तन क्या चीज़ है। ये एक सतह है जिसके ऊपर चमकीले पदार्थ का लेपन किया हुआ है। चमकीले पदार्थ से परावर्तन अधिक होगा। एक प्रकाश किरण ये आके इस बिंदु से टकराती है। इस बिंदु से टकराने के बाद इधर जो माध्यम है हवा, वापस इसी माध्यम यानी कि हवा में लौट जाती है। तो माध्यम बदला नहीं, इसलिए प्रकाश का वेग भी नहीं बदलेगा। एक बात, ये आने वाली प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है उसी माध्यम में। इस सतह से 90 डिग्री पर खींची गई रेखा, अभिलंबवत रेखा, इसे हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब है। तो यहाँ पर अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, इसे हम आपतन कोण I कहते हैं। और इस परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से देखते हैं कि किसी सतह पर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो उस आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। ये अभिलंब है जो उस सतह से 90 डिग्री कोण पर काल्पनिक रेखा है, और ये प्रकाश किरण किसी दूसरी दिशा में जा रही है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तन की परिभाषा क्या हुई? प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट, जैसे यहाँ पर हवा से हवा में लौट रही है। ये भी हो सकता है प्रकाश किरण कांच के अंदर से आए और वापस कांच में चली जाए, पानी की सतह से आए और पानी के अंदर से आए और वापस पानी के अंदर ही चली जाए, हो सकता है। अगली बात, आपतित किरण। कुछ परिभाषाएं हैं इस टॉपिक से संबंधित। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास एक सतह है, इस सतह को हम परावर्तक सतह कहेंगे। नीचे की तरफ हम चमकीले किसी पदार्थ का लेपन करते हैं। चमकीले भाग की वजह से परावर्तन अधिक मात्रा में हो पाता है। परावर्तन अधिक मात्रा का मतलब प्रकाश किरणें अधिक मात्रा में दूसरी दिशा में लौटेगी। ये प्रकाश किरण आने वाली प्रकाश किरण है, तो ये आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। दूसरा है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराती है, सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इसके पश्चात प्रकाश किरण वापस जिस माध्यम में, जिस दिशा में लौट जाती है, तो ये लौटने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब, परावर्तक सतह से 90 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो होती है वो
लंब कहलाती है। परावर्तक सतह से खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण, आपतन कोण अभी बताया। आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे है परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वापस अगर एक बार ध्यान से देखें तो ये हो गई परावर्तक सतह, परावर्तक सतह ये वाली। ये नीचे हो गई पॉलिश, किसी चमकीले भाग की, चमकीले पदार्थ की। उसके बाद ये है आपतित किरण। ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये है अभिलंब। और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कोण आई, ये जो होता है आपतन कोण, आपतन कोण। और कोण आर जो होता है वो अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण। घटना परावर्तन की है तो कोण भी परावर्तन होगा। इसके बाद हम देखते हैं परावर्तन के नियम। यहाँ पर हमारे पास परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण। आपतित किरण आपतित किरण। दूसरा आपतित किरण यानी कि परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत से आके टकराने वाली किरण आपतित किरण। उसके बाद अभिलंब। परावर्तक सतह से 90 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा और परावर्तित किरण, ये तीनों परस्पर एक साथ एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है कि इनको एक सीधी सतह के ऊपर रखा जा सकता है। जैसे ये बोर्ड है, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से और दूसरी रेखा इस तरह से, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगर ये तीसरी कोई रेखा इस टाइप से है, बोर्ड से थोड़ी सी बाहर निकली हुई या अंदर गई हुई, तो फिर ये तीन रेखाएं एक तल में उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, तो एक तल का मतलब समझ में आया। एक तल का मतलब है कि किसी एक सतह के ऊपर तीनों रेखाएं आपस में टच करनी चाहिए। जैसे एक टेबल पे तीन पेन रखे हुए हैं, पहला पेन, दूसरा पेन और तीसरा पेन। कोई पेन टेबल से ऐसे ऊपर उठा हुआ नहीं होगा। ऊपर उठा हुआ होगा तो वो टेबल वाले तल के अंदर नहीं होगा। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, दूसरा नियम परावर्तन का होता है, दूसरा नियम परावर्तन का होता है जो आपतन कोण आई आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, वो है आपतन कोण आई।
और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण है R। तो दूसरा नियम इनका है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण R होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री से ये प्रकाश किरण आपतित होती है, मतलब अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये कोण अगर 30 डिग्री है तो हमारे पास परावर्तन कोण ये जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री। जितना कोण आपतन होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ये है परावर्तन का नियम। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हो गया कोण I यानी कि आपतन कोण और कोण R यानी कि परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। बच्चों सारी बातें बड़े आराम से समझ में आने वाली है। बस आप लोगों का काम है कि बराबर इनको बड़े ध्यान से सुनना है और क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना है। इसके आगे अगला टॉपिक हम देखते हैं कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। हमारे पास एक ये वस्तु है, मान लो एप्पल है, ये हमें दिखाई कैसे देगी। तो सबसे पहली बात कि सूर्य से प्रकाश किरण इस वस्तु के ऊपर गिरेगी। सूर्य के स्थान पे कोई दूसरा प्रकाश स्रोत, बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट ऐसे भी हो सकते हैं। ये प्रकाश किरण वस्तु पर आएगी, तो ये हो गई वस्तु से टकराने वाली प्रकाश किरण। टकरा के यहाँ पर घटना होगी परावर्तन की और फिर ये हमारी आँखों के ऊपर गिरेगी। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से तो ये वस्तु अब हमें दिखाई देगी। तो वस्तु के दिखाई देने की प्रक्रिया में क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत से वस्तु पर प्रकाश किरण आएगी, उससे टकराएगी और परावर्तन की घटना होगी। यहाँ घटना कौन सी हुई? परावर्तन। परावर्तन का मतलब वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये परावर्तित प्रकाश किरण जो है वो हमारी आंखों पे गिरेगी तो वस्तु दिखाई देगी। यदि वस्तु के ऊपर प्रकाश किरणें नहीं गिरे और डायरेक्ट हमारी आंखों के ऊपर प्रकाश किरणें गिरती है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे रोशनी बहुत कम है, शाम का समय है, अंधेरा हो गया है, या रात का समय, गाड़ी लेके सड़क पे कहीं जा रहे होते हैं, सामने से ट्रक आ रही होती है तो उसकी केवल हमें 2 हेडलाइट दिखाई देती है, ट्रक दिखाई देती नहीं है, केवल हमें हेडलाइट दिखाई देती है। इसका कारण क्या कि लाइट से निकलने वाला प्रकाश सीधा बिना किसी वस्तु से टकराए हमारी आंखों से में प्रवेश करता है। तो हमारी आंखों में अगर प्रवेश करता है तो प्रकाश किरणें जब ट्रक से टकराई नहीं तो हमें ट्रक दिखाई देगी नहीं। हमारी आंखों में डायरेक्ट प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो हमें ट्रक दिखाई देता नहीं है। तो इसी तरह से अगर प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराए बिना हमारी आंखों पर आपतित होती है तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। वस्तु कितनी भी दूर हो वहाँ से टकरा के फिर हमारी आंखों पे आए, आपतित हो तो वस्तु हमें अवश्य दिखाई देती है। आगे परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। एक समतल दर्पण लिया हमने, एक समतल दर्पण लिया,
एक समतल दर्पण लेते हैं हम, इससे प्रकाश किरणें आपतित करवाते हैं। ये पॉलिश है। हमारे पास एक वस्तु है, उदाहरण के लिए हम मोमबत्ती ले लेते हैं। यहाँ से प्रकाश किरणें निकली और वस्तु से दर्पण से टकराई, तो दर्पण से प्रकाश किरणें टकराएगी और उसके बाद ये हमारी आँखों पर गिरेगी। ये दोनों प्रकाश किरणें आपतित प्रकाश किरणें हैं जो किसी प्रकाश स्रोत से इस जगह पर आपतित होती है। अब यहाँ से दर्पण का नियम है कि जहाँ पर से प्रकाश किरणें आ रही उतनी ही दूरी पर वापस हमें ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि मोमबत्ती हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और ये काले कलर में हमने जो प्रकाश किरणें बनाई हैं, ये परावर्तित प्रकाश किरणें है। दर्पण से टकराने के बाद इधर की तरफ प्रकाश किरणें आपतित होती है। और ये जब प्रकाश किरणें हमारी आँखों पर गिरती है, ये प्रकाश किरणें जब हमारी आँखों पर गिरती है, तो ये वस्तु यानी कि ये मोमबत्ती हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये मोमबत्ती हमें यहाँ दिखाई देती है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। वापस देखते हैं, प्रकाश स्रोत मोमबत्ती है, यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकली। ये प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों से ये प्रकाश किरण इधर आ गई, ये नीचे वाली प्रकाश किरण इधर आ गई। तो ये प्रकाश किरणें जब हमारी आँखों पे गिरेगी तो हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा? वहाँ दिखाई देगा जहाँ पे ये पीछे जाके मिलती है। मतलब हमें आभास होता है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, हमें आभास होता है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जितनी दूरी यहाँ पर ये वाली होती है, मान लो ये x है, तो ये दूरी भी x होगी। प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दर्पण से बिंब और दर्पण से प्रतिबिंब, इन दोनों की दूरियां बराबर होगी। इसको हम बिंब कहेंगे और इसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। इसके गुण अभी देखने वाले हैं हम किस टाइप से होंगे। तो परावर्तन के कारण प्रतिबिंब किस टाइप से बनता है, किस प्रकार बनता है, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट इसके गुण। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब है कि इस प्रतिबिंब को, जो ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है ये वाला, इस प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और दूसरा गुण अपने पास है इरेक्ट होना, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। यदि व्यक्ति खड़ा है दर्पण के सामने तो उसका सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई देगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखाई देंगे। इरेक्ट का मतलब सीधा प्रतिबिंब। ऐसा नहीं कि पैर ऊपर दिखाई देने वाले हैं और सिर नीचे दिखाई देने वाला है, ऐसा नहीं होता है। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है तो सीधा दिखाई देगा। अगली बात कि प्रतिबिंब सेम साइज का होता है। अगर व्यक्ति 5 फुट 9 इंच का है तो दर्पण के अंदर भी उसको 5 फुट 9 इंच का ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। यदि व्यक्ति 5 फुट 4 इंच का है तो दर्पण के अंदर भी 5 फुट 4 इंच का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कुछ दर्पण कर्व होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, उनमें प्रतिबिंब कुछ अलग टाइप का बनता है
और काफ़ी फनी भी होते हैं प्रतिबिंब ऐसे, लेकिन हम यहाँ पे उन दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। और इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब कि यहाँ से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से बिंब की दूरी बराबर होती है। ये दर्पण यहाँ से बिंब की दूरी x है, तो इधर भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी x ही होगी। जैसे ये दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी इधर 10 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 50 सेंटीमीटर है तो इधर की दूरी भी 50 सेंटीमीटर होगी। और एक सवाल ऑब्जेक्टिव मौखिक रूप से करें तो यदि दर्पण से बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बताओ बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? सोच के देखो, सवाल वापस सुनो। यदि दर्पण और बिंब के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होने वाली? तो सवाल को अगर ध्यान से सुना है तो हमें पता चल रहा है कि हमने बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर तो ये दूरी हो गई और 15 सेंटीमीटर ये दूरी हो गई, तो इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसके बाद और है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। ये एक ऐसा गुण है कि दर्पण के अंदर सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बायां भाग होता है वो दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग जो होता है बाईं ओर दिखाई देता है। जैसे हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो हमें दर्पण में लगता है कि व्यक्ति ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, और यदि हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसमें हमें ऐसा आभास होगा कि उसने राइट हैंड ऊपर किया है। तो लेटरल इन्वर्सन। फिर देखते हैं वर्चुअल का मतलब। वर्चुअल का मतलब कि एक ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट का मतलब होगा कि प्रतिबिंब सीधा होगा। व्यक्ति का सिर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे। सेम साइज यानी कि 5 फुट 4 इंच का है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी 5 फुट 4 इंच। इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी, यानी कि बिंब और दर्पण के बीच की दूरी और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर होगी। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है पार्श्व, मतलब लेफ्ट भाग दर्पण में राइट की साइड दिखाई देता है और राइट वाला भाग दर्पण में लेफ्ट की साइड दिखाई दे। राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। और देखते हैं आगे। समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? यदि दर्पण की संख्या 1 से ज़्यादा है, यदि दर्पण की संख्या 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती? इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है 360/θ-1। ये है दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक दर्पण इस तरह से है और एक दर्पण इस तरह से है। दो दर्पण हमारे पास रखे हुए हैं और ये इनके पॉलिश करी हुई है। किसी चमकीले भाग की। अगर इसमें इस जगह पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु रखी है तो उससे कितने प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं? जबकि यहाँ पे कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो देखते हैं हम, यहाँ से जो प्रकाश किरण 90 डिग्री से आपतित होगी वापस 90 डिग्री से ही परावर्तित हो जाएगी।
जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण है और सतह के साथ 90 डिग्री का कोण है, तो मतलब आपतन कोण 0 डिग्री हो गया, सतह के साथ 90 डिग्री। तो दूसरी बात कि यदि प्रकाश किरण इधर आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित हुई उसी कोण से वापस परावर्तित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा इन प्रकाश किरणों को आगे पीछे की ओर बढ़ाने पर। यहाँ पर ये प्रकाश किरण इधर की साइड बढ़ेगी और ये जो प्रकाश किरण है पीछे की साइड इधर की साइड बढ़ेगी। तो यहाँ पे वस्तु का एक अब प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इस जगह पर वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक सेम टू सेम ऐसे ही स्थिति इधर की साइड भी आएगी कि जो प्रकाश किरण इधर गई वापस उसी दिशा में लौट आएगी और सतह पर अगर 90 डिग्री से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वापस सतह से 90 डिग्री पर आपतित होती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। और अगर किसी अन्य कोण से सतह पर आपतित होती है तो ये प्रकाश किरण इधर चली जाएगी। इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया और इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस टाइप से संख्या 1 से अधिक हो सकती है प्रतिबिंबों की। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो प्रतिबिंब कितने प्राप्त होंगे। तो देखते हैं हम, n बराबर 360 बटा 90 माइनस 1, तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। एक प्रतिबिंब यहाँ भी प्राप्त होगा इसका। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिया जाए, 60 डिग्री हो तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं। n इक्वल टू 360 बटा माइनस 1, यानी कि 2 दर्पण इस तरह से रखे जाएं कि उनके बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री का है। एक दर्पण ऐसे रखा, दूसरा ऐसे रखा और दोनों के बीच का ये कोण कितना है, 60 है। वस्तु यहाँ रखी हुई है। अगर ऐसी स्थिति हो तो 6 माइनस 1 बराबर 5 प्रतिबिंब प्राप्त हो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है सपोज, तो इनके उत्तर जो है हमेशा ऑड नंबर विषम संख्या में ही आने वाले हैं, सम संख्या में नहीं आने वाले। तो फिर एक देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो, लास्ट है ये, तो n बराबर 360 बटा 45 माइनस 1 45, 8 माइनस 1 बराबर 7। तो इस तरह से 7 प्रतिबिंब 45 डिग्री पर हो तो 7 प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं। तो अभी इसमें हमने टॉपिक में देखा कि अगर प्रतिबिंब प्राप्त करने हो समतल दर्पण की सहायता से और समतल दर्पणों की संख्या 2 हो, 1 से अधिक हो, 2 हो, तो वो कितने डिग्री कोण पर रखे हुए हैं उसके आधार पर इस सूत्र की सहायता से हम कुल प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उससे परावर्तन की व्याख्या हम करते हैं। हाइगेन का सिद्धांत हमने देखा था कि प्रकाश किरणें तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य होती है, जो बाद में पता चला कि अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं।
प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये भी बात हाइगेन की गलत सिद्ध कर दी गई। बाद में पता चला कि प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तरंगाग्र वेव फ्रंट इस तरह से तरंगाग्र होंगे हमारे पास, और ये प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा। ये तरंगाग्र इस टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे और यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेंगे और परावर्तित होकर इधर से आगे चले जाएंगे, इधर परावर्तित हो जाएंगे। इधर से तरंगाग्र आएंगे और इधर परावर्तित होकर चले जाएंगे। तो कोई न कोई एक ऐसा तरंगाग्र होगा जो यहाँ इस सतह से लंबवत हो। अगली बात हमारे पास है कि प्रकाश किरण क्या होती है। तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबवत रेखा जो होती है वो प्रकाश किरण कहलाती है। तो अगर तरंगाग्र इस टाइप से आ रहे हैं, यदि तरंगाग्र इस टाइप से है तो प्रकाश किरण इस टाइप से होगी। तो इस तरह से प्रकाश किरणें नीचे आएगी। हम मान लेते हैं कि जो सतह है वहाँ पर ए डैश बिंदु पर ए डैश बिंदु पर तरंगाग्र आपतित होता है। तो यहाँ पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण है P और इधर आपतित होने वाली है Q। ये प्रकाश किरण यहाँ टकराकर इधर चली जाती है P डैश दिशा में, और ये Q जो है वो चली जाती है Q डैश दिशा में। तो ये तरंगाग्र इधर से आता है, प्रकाश किरणें इधर से आती है और परावर्तित होकर इधर चली जाती है। बात बहुत ही ध्यान से देखने वाली है, बहुत आसान चीज़ है। बड़े ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये एक बार में ही समझ में आने वाला है। तो यहाँ से जो तरंगाग्र अभी बताए थे इस तरह से आते हैं, ये तरंगाग्र आते हैं। तो कोई न कोई एक तरंगाग्र वो भी होगा जो इस जगह है, और उससे 90 डिग्री पर ये वाली जो लाइन है वो प्रकाश किरण है। ये तरंगाग्र ये वाला जो प्रकाश किरण के लंबवत है, हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये तरंगाग्र हमारे पास ए बी है। इस तरंगाग्र हमारे पास ए बी है, और उसी तरीके से ये जब परावर्तित होकर इधर जाते हैं तरंगाग्र, सारे तरंगाग्र, तो कोई एक तरंगाग्र इधर भी होगा, यहाँ पर भी, और वो तरंगाग्र इन प्रकाश किरणों के लंबवत होगा। तो इस तरह से ये तरंगाग्र हमारे पास हो गया बी डैश, ऐसा मान लेते हैं। तरंगाग्र इधर आया, टकराया और दूसरी दिशा में चला गया। एक तरंगाग्र हमारे पास ए बी और दूसरा ए डैश बी डैश। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आसान लैंग्वेज में अगर समझना चाहें, कि हमने बिंदु ए से क्यू ए डैश पर लंब डाला, बिंदु ए से क्यू ए डैश पर लंब डाला जो बिंदु बी पर मिला, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। और इधर की साइड हमने ए डैश से ए पी डैश पर लंब डाला। कहाँ से? ए डैश से ए पी डैश पर लंब डाला जो बिंदु बी डैश पर मिला। अगर ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण होगा, अगर ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। जो पहला है हमारे पास ए बी ए डैश, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए डैश और बी डैश। तो ये हमारे पास इस तरह से दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमें परावर्तन का नियम
यानी कि कोण I बराबर कोण R सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए हमें इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर है। लेकिन उससे पहले हमें इनमें आपतन कोण और परावर्तन कोण ढूंढने भी होंगे कि है कहाँ पे। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये है अभिलंब और ये भी है अभिलंब। अगर हमारे पास ये अभिलंब है तो सीधी सी बात है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है कोण I होगा। ये आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? I होगा। हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर ये भी 90 डिग्री है। ये कोण कितना? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो इधर ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। बहुत ध्यान से देखने की बात है, चीज़ बड़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखते हैं, हमारे पास ये कोण 90 डिग्री है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो एकांतर कोण होने के नाते ये कोण भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कौन कौन से कोण 90 डिग्री होंगे? एक ये और एक ये। अगर ये पूरा 90 डिग्री है ये वाला और उसमें से ये I आ गया तो पीछे ये कोण कितना बचा? बड़े ध्यान से समझने के लिए एक बार बड़े ध्यान से देखना होगा कि अगर ये 90 डिग्री है और उसमें से ये I है तो ये कोण कितना है? ये वाला। तो ये कोण हमारे पास होगा 90 माइनस I। ये कोण हमारे पास होगा 90 माइनस I। तो अगर 90 माइनस I लिख देते हैं इसको तो 90 माइनस I ये वाला कोण हो गया और ये कोण जो है I प्लस I बराबर कितना हो जाएगा? I से I कट गया, 90 डिग्री रह गया। तो बात जो हम सोच रहे थे कि ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो वो सही है। इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए I और 90 माइनस I को तो कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पता चला कि ये वाला कोण जो है वो 90 माइनस I है, तो इसको लिख देते हैं 90 माइनस I। अब फिर से ध्यान देखते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। अगर ये कोण 90 डिग्री है और उसमें से एक 90 माइनस I है, ये वाला कोण 90 माइनस I है। अगर ये 90 माइनस I है तो पीछे ये जो कोण बचा ये कितना होगा? तो हम देखते हैं कि ये वाला जो कोण है वो होगा अपने पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो I होगा। फिर दूसरे तरीके से वापस देखते हैं कि ये कोण अगर 90 डिग्री है तो इसका और इसका जो योग है यानी कि I प्लस 90 माइनस I बराबर भी 90 डिग्री होना चाहिए। I से I कट गया, तो इस तरह से I 90 माइनस I प्लस I, तो I से I कट गया बराबर 90 डिग्री। मतलब ये बात सही है। सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पास ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो ये कोण R हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये डॉट डॉट वाली लाइन अभिलंब है, इस A डैश Q डैश पर
अगर ये अभिलंब है तो ये जो कोण है वो बनेगा 90 माइनस आर। तो ठीक इसी तरीके से ये कोण कितना बनेगा, ये कोण बनेगा आर। तो हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में दो चीज़ें प्राप्त हुई। हमने कोण आई निकाल लिया, हमने कोण आर भी निकाल लिया। इन दोनों त्रिभुजों को बड़े ध्यान से देखते हैं। वापस नाम देखो, पहले का नाम है ए डैश बी, दूसरे का नाम है ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखते हैं। पहले त्रिभुज के अंदर और दूसरे त्रिभुज के अंदर दो बातें हैं हमारे पास। पहली है ए डैश बराबर ए डैश, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ए डैश दोनों त्रिभुजों के अंदर है। अगर हम ध्यान से देखें चित्र में, बड़े ध्यान से देखो, ए डैश बी कौन सा त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए डैश बी डैश। दोनों में ये भुजा कॉमन है, ए से ए डैश वाली उभयनिष्ठ है। दूसरी बात, कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री। कोण बी और कोण बी डैश कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तीसरी बात हमारे पास अलग से है, तीसरी बात हमारे पास है कि बी डैश से लेके ए डैश, बी डैश से ए डैश और ए से लेके बी डैश तक की दूरी बराबर है। अब दूरी कैसे बराबर है लिख लेते हैं पहले। बी ए डैश बराबर बी ए डैश लिया, ये दूरी आ गई। अब हम ले रहे हैं ए से बी डैश, यानी कि ये दूरी ले रहे हैं, ए बी डैश बराबर दूरी। दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। चाल है प्रकाश की c और समय है t। अगर समय सेम रहे और चाल भी सेम रहे तो दूरी भी सेम होगी। अगर प्रकाश की चाल c सेम रहे और टाइम t सेम रहे तो दूरी भी बराबर होगी। देखते हैं, जब तरंगाग्र यहाँ तक पहुँचा ए बी पर, उस समय दोनों प्रकाश किरणें P और Q एक साथ थी। मतलब जिस समय P A पर पहुंचता है उसी समय Q B पर पहुंचता है, जिस समय P A पर पहुंचता है उसी समय Q B पर पहुंचता है। अब P का परावर्तन हो गया और P डैश दिशा में चला गया, लेकिन Q का परावर्तन नहीं हुआ। Q अभी भी हवा में है, परावर्तन से पहले की स्थिति में है। पहले ही हवाई है, बाद में भी हवाई है, माध्यम नहीं बदला है, परावर्तन में माध्यम बदलता भी नहीं है। लेकिन ये प्रकाश किरण A से B डैश तक जा रही है, जबकि इसका परावर्तन हो चुका है और Q का परावर्तन नहीं हुआ है। अब जब Q यहाँ से इस स्थान तक पहुँचेगा, उस समय तक P यहाँ से इस जगह पर पहुँच जाएगा। यानी कि Q को यहाँ से यहाँ आने में और P को यहाँ से यहाँ आने में लगा समय बराबर होगा। अगर ये समय बराबर है तो टाइम t बराबर आ गया। और दूसरी बात, इधर माध्यम हवा है और इधर भी माध्यम हवा है, तो दोनों तरफ ही माध्यम हवा है, माध्यम बदला ही नहीं है, तो प्रकाश की चाल भी नहीं बदलेगी। तो प्रकाश की चाल भी क्या रह गई, नियत रह गई। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल नियत है और साथ में समय भी नियत है, तो दूरी भी नियत होगी। अब दूरी नियत होगी तो A से B डैश और B से A डैश तक की दूरी भी सेम होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज A डैश B और त्रिभुज A डैश B डैश, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण बराबर है। अगर तीनों कोण बराबर है तो सीधी सी बात है, कोण I और कोण R, पहले त्रिभुज का कोण I और दूसरे वाले त्रिभुज का कोण R, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है, तो हम लिखते हैं अतः, इससे सिद्ध होता है कि कोण I बराबर कोण R, इससे सिद्ध हो रहा है कोण I बराबर कोण R, और यही परावर्तन का नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जिस कोण से प्रकाश किरण आपतित होती है उसी कोण से प्रकाश किरण परावर्तित भी होती है। बच्चों, ये बोर्ड में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। बहुत आराम से समझ में आने वाली चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन चीज़ों को जो हमने आपको बताया है उसको बड़े ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इजीली समझ में आने वाली चीज़ है और इम्पोर्टेंट देखें तो ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है और आसान भी है। तो ये हमने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन किसे कहते हैं और हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग भी प्रयास करो। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।